नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भाई पढ़ के यूट्यूब चैनल पर। तो आपको पता है कि हम यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम के प्रीलिम्स 2026 के लिए लास्ट 12 ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं और हम हर दिन 15 क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। आपको पता है आपने क्या किया होगा? आप सीधा बैठते हैं, एक साल का जो प्रीवियस ईयर पेपर है वो डायरेक्टली बस एक बार पढ़ के चले जाते हैं कि हाँ इसमें ये क्वेश्चन आया, ये क्वेश्चन आया। बट आप कभी भी उसका डिटेल्ड एनालिसिस नहीं करते, उनका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन नहीं देखते, उनमें जो इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स है जिससे आप स्टैटिक का पोर्शन कवर कर सकते हैं आप वो नहीं करते। उससे फिर क्या होता है कि आप प्रीवियस ईयर पेपर्स को अच्छे से डिकोड नहीं कर रहे। और आप ये गलती ना करें, इसीलिए मैंने क्या किया है, मैंने ये सीरीज निकाली है जिसमें मैं 15 क्वेश्चंस करवाता हूँ हर दिन। उसमें हम कुछ सेम ट्रिक्स भी देखते हैं। सेम ट्रिक्स का मतलब कुछ नहीं है बल्कि यूपीएससी की लैंग्वेज को समझना है, क्योंकि अगर आप इस लैंग्वेज को समझ गए तो बहुत सारे क्वेश्चंस में बहुत सारी ऐसी स्टेटमेंट्स होंगी जो आप वैसे ही एलिमिनेट कर देंगे और अपने आंसर तक आसानी से पहुंच जाएंगे। ठीक है, ये क्लासेस मंडे टू फ्राइडे आपको डेली देखने को मिलती है। ठीक है, एंड दोपहर 2:05 पर मैं इस लेक्चर को अपलोड कर देता हूँ। अभी तक 65 डे हमने कंप्लीट कर लिया, मतलब 65 वीडियोस इसकी आ चुकी हैं और 2014 से लेके 2020 तक का प्रीवियस ईयर पेपर हम कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, अभी हम करेंटली कर रहे हैं 2021 के प्रीवियस ईयर पेपर को और आज हम कंप्लीट करेंगे क्वेश्चन नंबर 76 से लेके क्वेश्चन नंबर 90 तक। मतलब इसका है कि कल की क्लास में 2021 का भी प्रीवियस ईयर पेपर कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम 2022 की तरफ चलेंगे। ठीक है, अब चलिए अपनी क्लास की तरफ चलते हैं। देखिए ज़रा, पहले पेन चेंज कर लेता हूँ। अगर मेरी स्पीड किसी को लगता है कि स्लो है तो वो वीडियो की स्पीड को 1.25 या 1.5 पे कर लेना। ठीक है, प्लस अगर किसी ने स्टार्टिंग का पोर्शन स्किप कर दिया है तो मैं बता देता हूँ कि अभी हम 2021 का प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर रहे हैं एंड आज हम क्वेश्चन नंबर 76 से 90 तक कंप्लीट करेंगे। अब देखिए, हर क्वेश्चन से पहले मैं आपको 10 to 15 सेकंड्स दूंगा। ठीक है, इतना इनफ होता है ताकि आप क्वेश्चन को एक बार पढ़ लें। और आपको क्या करना है, जब आप ये 15 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे उसके बाद आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन ठीक हुए। मान लीजिए कि आपने 15 क्वेश्चन सॉल्व करे जिसमें से कुछ आपको स्किप करने पड़े, है ना? तो ऐसे करके आपने जो करेक्ट आंसर, जब मैं आपको आंसर बताऊंगा तो मान लीजिए कि आपके 8 करेक्ट हुए, तो आप क्या करेंगे, 8/15 कमेंट सेक्शन में मुझे बता देंगे कि इतने आपके ठीक है। इस तरीके से मुझे पता चलता रहेगा कि डेली बेसिस पे किसकी कितनी ग्रोथ हो रही है ना? और मुझे आप लोगों के नाम भी पता चलते रहेंगे। अब देखिए जरा, पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रीजन व्हाई एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस आर मेजर्ड इन लाइट ईयर्स, है ना? आपको पता है कि जब भी हम बात करते हैं कि ये अर्थ है और ये कोई प्लैनेट है, कोई भी XYZ कोई भी प्लैनेट हो सकता है, मुझे यहाँ से यहाँ तक जाना है तो मुझे इतने लाइट ईयर्स लगेंगे। तो वो बोला गया है कि लाइट ईयर्स क्यों बोला जाता है ना? लाइट ईयर्स क्यों बोला जाता है? तो चार ऑप्शन दिए गए हैं आपको, मैं 10 सेकंड्स दे रहा हूँ, आप सोच लो इसमें से राइट आंसर क्या है, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ क्या सही है क्या गलत है। चलिए पहले ऑप्शन से स्टार्ट करते हैं। बोला गया डिस्टेंस अमंग स्टेलर बॉडीज। स्टेलर का मतलब कुछ नहीं है, स्टेलर का मतलब होता है सेलेस्टियल बॉडीज या फिर हेवनली बॉडीज, जैसे स्टार्स हो गए, प्लैनेट्स हो गए, मून्स हो गए, एस्टेरॉइड्स हो गए, है ना? उन सबको स्टेलर बॉडीज बोला जाता है। तो बोला गया है डिस्टेंस अमंग स्टेलर बॉडीज डू नॉट चेंज। ये एकदम गलत है। क्यों? आपने बिग बैंग थ्योरी पढ़ी होगी, है ना? बिग बैंग थ्योरी होगी और बहुत सारे ऐसे हाइपोथेसिस या थ्योरीज के हिसाब से ये बताया जाता है, जो अभी हम कॉन्सेप्ट मानते हैं करेंटली, कि जो यूनिवर्स है वो कॉन्टिन्यूसली एक्सपैंड हो रहा है। ठीक है, अब जब यूनिवर्स कॉन्स्टेंटली एक्सपैंड हो रहा है तो जरूरी थोड़ी है कि हर एक जो मतलब कि स्टेलर बॉडी है वो सेम रेट पे मूव कर रही होगी। नहीं, कोई ज्यादा तेज मूव कर रही होगी, कोई कम तेज मूव कर रही होगी, तो इनके बीच का डिस्टेंस हमेशा तो सेम नहीं रहता। ठीक है, तो ये गलत है कि डिस्टेंस अमंग स्टेलर बॉडीज डू नॉट चेंज, ऐसा नहीं है, चेंज होता रहता है।
फिर उसके बाद ग्रेविटी ऑफ स्टेलर बॉडीज अब आपको समझ में आ गया होगा। ग्रेविटी ऑफ स्टेलर बॉडीज डज नॉट चेंज, ऐसा कुछ भी नहीं है। ग्रेविटी जो स्टेलर बॉडी की है वो कॉन्टिन्यूसली चेंज करती रहती है उसके करंट कंडीशन के हिसाब से, ठीक है, तो ये भी गलत है। उसके बाद लाइट ऑलवेज ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन, इसके लिए दो कॉन्सेप्ट से आपको बताता हूँ कि हाँ, कुछ हद तक ये बात ठीक है कि जो लाइट ट्रैवल करती है स्ट्रेट लाइन में करती है, बट यस देयर आर एक्सेप्शन। जैसे आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा ग्रेविटेशनल लेंसिंग का, है ना। अब मैं क्यों बोलता हूँ कि प्रीवियस ईयर पेपर्स को पढ़ो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करो, क्यों? क्योंकि यही वाला जो कॉन्सेप्ट था ना, वो प्रीवियस ईयर पेपर में दिया गया था ग्रेविटेशनल लेंसिंग के नाम से, है ना। और जब ब्लैक होल हमने पढ़ा था उस पे भी हमने पढ़ा था कि कैसे लाइट बेंड हो जाती है। तो अगर आपने उसको ध्यान से पढ़ा होता तो आपको पता होता तो कि ये गलत है। अब मैं थोड़ा सा जल्दी से आपको बता देता हूँ एकदम देसी भाषा में, लेमन भाषा में, कि क्या होता है। देखो, मान लो ये एक प्लैनेट है या फिर कुछ भी चीज है, ठीक है, और ये एक छोटा प्लैनेट है, ये एक छोटा प्लैनेट है। अब क्या है कि आपको पता है कि ये समझ लो कोई बॉडी है जो लाइट एमिट कर रही है, ठीक है। अब यूजुअली ये जब लाइट एमिट करेगी तो लाइट जिस भी डायरेक्शन में गई है उस डायरेक्शन में क्या होगी, उस डायरेक्शन में मूव करेगी। तो कॉन्सेप्ट के हिसाब से तो ये होना चाहिए, क्योंकि इसके बीच में एक बड़ी बॉडी है तो हमारे तक लाइट नहीं पहुंचनी चाहिए, है ना। बट होता क्या है कि इस पर्टिकुलर प्लैनेट की एक ग्रेविटेशनल फोर्स है जिसकी वजह से क्या होता है, लाइट इस तरीके से बेंड हो जाती है। और बेंड होने के बाद कुछ लाइट इसकी तरफ चल जाएगी, कुछ लाइट आगे चली जाएगी। तो इस वजह से हमारे बीच में एक ऑब्जेक्ट है, उसके बावजूद भी हमें ये लाइट दिखती है। तो इस कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं, इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं ग्रेविटेशनल लेंसिंग। और ऐसी ये कॉन्सेप्ट है ब्लैक होल का। जब आप देखते हैं कि ब्लैक होल का भी एक पॉइंट है जिसके बाद वो किसी भी चीज को एस्केप नहीं करने देता, है ना। एक इस तरीके से एक हॉराइजन है उसका, उसके बाद वो किसी चीज को एस्केप नहीं करने देता, नॉट इवन द लाइट। तो अगर लाइट इस तरीके से जा रही है ना, हमारा कॉन्सेप्ट क्या है कि लाइट तो स्ट्रेट लाइन में मतलब कि ट्रैवल करती है, बट क्या होता है इन दोनों कॉन्सेप्ट में, जैसे ब्लैक होल में भी क्या होता है कि इस तरीके से लाइट बेंड होना शुरू हो जाती है, ठीक है। और लाइट भी क्या है, ब्लैक होल में जाकर समाप्त हो जाती है। अब ब्लैक होल के आगे क्या है इसके बारे में तो हमें पता नहीं है, तो सारी थ्योरीज है, इसलिए इसके आगे की बात करेंगे नहीं। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट हमें बताते हैं कि नहीं, हमेशा तो लाइट जो है स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल नहीं करेगी, और वो भी सोलर सिस्टम में या यूनिवर्स में, ठीक है, ये भी गलत है। स्पीड ऑफ लाइट इज ऑलवेज सेम, ये बात एकदम ठीक है ना। हम क्यों लाइट ईयर्स में कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट जो है वो हमेशा सेम रहती है, यही रीजन है जिसकी वजह से हम लाइट ईयर्स में डिस्टेंस को मेजर करते हैं। आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जो मैंने आपको क्वेश्चन में समझाया है ना, मैंने यहाँ पर लिख दिया है ना। पहले मैंने यहाँ पे लिख दिया कि स्टेलर बॉडीज जो है वो कॉन्स्टेंटली मोशन में, जो मैंने सारी चीजें बोल दी है वही यहाँ पे लिखा है। मैं इसलिए यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ इन चीजों को, ताकि जब आप बाद में इन्हें पढ़े रिवाइज करें तो आपको पता हो कौन सी चीज क्यों गलत थी और कौन सी चीज क्यों सही थी, है ना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज के सेशन में पॉलिटी के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो जब आप पॉलिटी के क्वेश्चंस देखोगे ना तो आपको एक बात समझ में आएगी। मैं आपसे क्या कहता हूँ, हमेशा जब भी आप पढ़ाई कर रहे हैं, चार सब्जेक्ट्स तो ऐसे हैं जो आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ने हैं एंड उनका थॉरो रिवीजन करना है, क्योंकि ये सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जहां आप बिल्कुल भी गलती नहीं कर सकते। देखो, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। करंट अफेयर्स जब आप करेंगे, ठीक है, वैसे तो मैं इसके सेशंस करवा रहा हूँ, आप उसमें देख सकते हो, है ना। मंथली करंट अफेयर्स के मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, आप उन्हें देख सकते हो। बट मैं एक बात बताता हूँ कि जो मंथली करंट अफेयर्स हैं, या फिर जब एग्जाम में करंट अफेयर्स पूछी जाती है तो बहुत सारी चीजें आपको न्यू दिखेगी, है ना। मान लो कि अगर एक आइडिया ले लेते, 30 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में अगर करंट अफेयर से आ रहे हैं, हो सकता है आप सिर्फ 15 ही कर पाए। वो भी तब जब आप बहुत अच्छे से करंट अफेयर्स को फॉलो कर रहे हैं या क्वेश्चंस देख रहे हैं जो मैं आपको क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, तब आप मतलब कि इस एंड तक जा सकते हो। बट द थिंग इज, ये जो चार सब्जेक्ट है लाइक हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, अगर आप इनके क्वेश्चन गलत करेंगे तो फिर आप जो रेस से हैं वो बाहर होते चले जाएंगे। देखो, करंट अफेयर सबके लिए न्यू होगी, बट ये सब्जेक्ट सबके लिए न्यू नहीं है। सब बहुत अच्छे से इसे पढ़ रहे हैं, इसलिए मैं कहता हूँ, अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं करंट अफेयर्स, मेरे पास टाइम कम है, मैं करंट अफेयर्स करूँ या कोर सब्जेक्ट्स करूँ, ठीक है, किसको कितना टाइम दूँ, तो मेरा तो सजेशन यही रहेगा कि आप 70% टाइम जो है वो अपने कोर सब्जेक्ट्स को ही दीजिए, उसके बाद आप करंट अफेयर्स पर जाइए।
ठीक है। बट मेरा यही कहना रहेगा, आप प्लीज कोर सब्जेक्ट पर ज्यादा मेहनत करिए, क्योंकि इनके क्वेश्चंस ठीक होने के आपके ज्यादा चांसेस होंगे एग्जाम के प्रेशर के टाइम पर। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लिखा है, वी एडॉप्टेड पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी बेस्ड ऑन ब्रिटिश मॉडल, है ना। आपको पता है कि ब्रिटिश मॉडल पे ही हम पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी जो अपने देश में देखते हैं वो वहीं से हमने क्या करी है, अडॉप्ट करी है। बोला गया है कि बट इसका जो मॉडल है ये हमारे मॉडल से डिफर कैसे करता है। आपको पता है कि ब्रिटिश मॉडल में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमारे पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी से डिफरेंट है। देखो ये कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन पूछ रहे हैं। आपको इतना पता है, आपने बेसिक पढ़ लिया, जैसे लोग एसएससी के लिए पढ़ते हैं, बाकी एग्जाम्स के लिए पढ़ते हैं, वो इतना पढ़ते हैं हाँ इंडिया में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है जो हमने ब्रिटिश से अडॉप्ट करी थी। बट यूपीएससी चाहता है आपको ये पता हो कि ब्रिटिश से हमारी अलग कैसे, ब्रिटिश मॉडल से हमारी अलग कैसे। ठीक है। तो इसके ऊपर अभी बात करेंगे। 10 सेकेंड दे रहा हूं, दोनों स्टेटमेंट्स पढ़ लो फिर मैं आपको बताता हूं। चलिए, अगर आपको लगता हो ना 10 सेकेंड्स कम है तो कोई बात नहीं, आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और उसके बाद देख लीजिए। ठीक है। अब देखो, अब क्वेश्चन कैसे स्टार्ट किया, स्टेटमेंट कैसे स्टार्ट करी गई है। As regards legislation, the British Parliament is supreme or sovereign, but in India, the power of Parliament is to legislate is limited। क्या ये बात सही है? एकदम ठीक है। आपको पता है कि हमारे यहाँ पर, हमारे इंडिया में, देखो क्या है, ब्रिटिश पार्लियामेंट इज सुप्रीम इन ब्रिटेन, बट इन इंडिया कौन सुप्रीम है? कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है। तो पावर ऑफ पार्लियामेंट जो है, पावर ऑफ पार्लियामेंट जो है, उनकी एक पावर है लॉ बनाने की। वो जो पावर है वो लिमिटेड है। क्यों? क्योंकि उसे चेक कौन करता है? जुडिशरी। किसकी हेल्प से? कॉन्स्टिट्यूशन की हेल्प से, है ना। तो ये चीज क्या है? ये चीज एकदम ठीक है। वहीं पर दूसरी स्टेटमेंट पे आते हैं। इंडिया में मैटर्स रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी of the amendment of act of parliament are referred to the constitution bench by the supreme court। एकदम सही है, यही तो मैंने कहा कि अगर कोई भी चीज, ऐसा कोई भी एक्ट, अमेंडमेंट कोई भी पार्लियामेंट लेके आती है तो उसको देखता कौन है? इसी को, इस पूरे स्टेटमेंट का मतलब क्या है? जुडिशियल रिव्यू की बात कर रहे हैं। उन्होंने जुडिशियल रिव्यू को ही थोड़ा लंबा करके लिख दिया है। ठीक है। तो बिल्कुल कोई भी अमेंडमेंट आता है, कुछ भी आता है, वो क्या है? वो हमारा जो सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है वो उसको कॉन्स्टिट्यूट मतलब कि उसे चेक कर सकती है कि ये जो अमेंडमेंट है या ये जो लॉ है ये हमारी बेसिक डॉक्ट्रीन में अड़चन तो नहीं ला रहा। ठीक है। ये उसके अगेंस्ट तो नहीं जा रहा। तो ये बात एकदम सही है। बट मुद्दा यहाँ खत्म नहीं होता। मुद्दा ये है कि अगर क्वेश्चन ऐसा आ चुका है तो हो सकता है अगली बार आपसे एक पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछा जाए कि ब्रिटिश मॉडल में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में क्या होता है, क्या नहीं होता। या फिर क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है कि जो इंडियन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है उसमें क्या चीजें होती हैं। ठीक है। तो अब देखिए जरा, मैंने क्या किया है। देखो आप डायरेक्टली पढ़ लेते हो कि इसमें ये डिफरेंस है, इसमें ये डिफरेंस है, बट मैंने चीजों को डिफरेंट तरीके से यहाँ पर आपके सामने रखा है। मैंने क्या किया है, मैंने ये लिखा है कि की डिफरेंस क्या है और सिमिलैरिटीज क्या है। पहले हम डिफरेंसेस देख लेते हैं। देखो, सबसे पहले सोवर्जेनिटी में डिफरेंस है क्या? वहां पर ब्रिटिश पार्लियामेंट सुप्रीम है और यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है। इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, वहां पे पार्लियामेंट सुप्रीम है। होता क्या है, वहां पे जो पार्लियामेंट ने लॉ बना दिया उसके ऊपर कोई भी क्वेश्चन नहीं किया जा सकता, जुडिशरी कोई क्वेश्चन नहीं कर सकती। बट इन इंडिया कोई भी लॉ निकाला जाएगा तो उस पर जुडिशरी अपनी बात बोल सकती है और उस लॉ को खारिज भी कर सकती है। क्यों? वो ये बोलेंगे कि बेसिक डॉक्ट्रीन के खिलाफ है, बेसिक डॉक्ट्रीन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। उसके बाद यहां पर यूके में, मींस कि ब्रिटेन में क्या देखा जाता है, जो लॉज है वो अनकोडिफाइड है और क्या होता है विद टाइम वो चेंज होते जा रहे हैं। बट इंडिया में जो लॉज है वो कोडिफाइड है। ठीक है, कि ये पर्टिकुलर चीज है, वहां केस बाय केस पे चीजें चेंज हो जाती है। यहाँ पर हर चीज सेम रहती है हमेशा, चाहे कोई भी केस हो। ठीक है। बट हाँ, यहाँ पर एक पावर भी है कि चीजें विद लॉ, विद टाइम, और जैसे कि जो मतलब कि अगर जुडिशियल बेंच, सॉरी, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठी है तो वो अपने सेइंग्स के थ्रू चीजों को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी तो है ना। बट वहां पर
पूरी फ्लेक्सिबिलिटी है कि हर केस पर मुद्दा, लॉज सब चेंज हो सकते हैं। ठीक है। जुडिशियल रिव्यू की बात अगर करी जाए कि यूके में जुडिशियल रिव्यू जो है वो लिमिटेड है, मैंने जैसे आपको बताया वहां पे पार्लियामेंट सुप्रीम है। यहाँ पर जुडिशियल रिव्यू स्ट्रांग है क्योंकि यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है। फेडरलिज्म की बात करे तो वहां पे यूनिटरी स्टेट है, आपको पता है कि जो पावर है वो सेंट्रलाइज्ड है। ठीक है। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको फेडरल स्टेट देखने को मिलती है ना, जो पावर्स हैं वो डिवाइडेड है बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, है ना। इसलिए क्वासी फेडरल कहते हैं क्योंकि सेंटर के पास थोड़ी पावर है कि कुछ सिचुएशंस में वो स्टेट गवर्नमेंट की जितनी पावर है उन्हें भी कर्व कर सकते हैं, है ना, इसलिए क्वासी फेडरल बोलते हैं। फिर फंडामेंटल राइट्स की बात अगर हम करें तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि वहां की जो पार्लियामेंट है वो ऑल्टर कर सकती है राइट्स को, बट इंडिया में जो फंडामेंटल राइट्स है वो कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटेड है, और उनके अगर खिलाफ कोई भी लॉज आते हैं तो कोर्ट क्या कर सकती है, जुडिशियल रिव्यू के तहत उसे चेक कर सकती है। ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए सिमिलैरिटीज क्या है, ये भी तो हमें देखनी पड़ेगी ना। चलो दो चीजें और बची है वो भी देख लेते हैं। वहां पर जो मोनार्की है, जैसे वहां का जो किंग है या क्वीन है, वो बस ये समझ लो कि फॉर्मेलिटी के लिए वहां पे है। बट यहाँ पर हमारे इंडिया में जो प्रेसिडेंट है उनके पास एक पावर है कि वो बिल को वापस रिकंसिडरेशन के लिए भी भेज सकते हैं और बिल को विदहोल्ड भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए हमारे हेड ऑफ द स्टेट नहीं है, समझे इस चीज को। वहां पर सिर्फ मोनार्की जो है वो फॉर्मेलिटी के लिए है। प्राइम मिनिस्टर की बात करें, वहां पर क्या है, ये प्लीज एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज याद रखना। बाकी सब तो याद हो जाएंगे, इसमें कंफ्यूज मत होना। जो वहां का पीएम है वो हाउस ऑफ कॉमन मतलब कि लोकसभा से ही चुना जा सकता है, वहां पे हाउस ऑफ कॉमन्स बोलते हैं। बट इंडिया में जो पीएम है वो लोकसभा से भी हो सकते हैं और राज्यसभा से भी हो सकते हैं, ये बात आपको याद रखनी है। फिर आती है सिमिलैरिटीज की बात कि हम दोनों ही मतलब वो भी और हम भी, यूके भी और इंडिया भी वेस्ट मिनिस्टर मॉडल को फॉलो करते हैं, ये बात आपको याद रखनी है। दोनों में बाई कैमरल लेजिस्लेचर है, मतलब अपर हाउस है और लोअर हाउस है, दोनों है। और आपको ये देखने को मिलेगा कि दोनों ही जगह आपको प्राइम मिनिस्टर और उनकी कैबिनेट देखने को मिलती है। तो सिमिलैरिटीज भी आपको याद रखनी है और आपको डिफरेंसेस भी याद रखने हैं, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे लिखा गया है विद रेफरेंस टू यूनियन गवर्नमेंट, ये क्वेश्चन थोड़ा सा टेढ़ा था। ठीक है। और अगर आप इसमें कंफ्यूज होते हैं तो कोई बात नहीं, ऐसा हो सकता है आप कंफ्यूज हो। ठीक है। बट ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन था और ये आउट ऑफ द ब्लू वाला क्वेश्चन था। ठीक है, कि कहाँ से पूछ लिया कोई भी कमेटी उठाकर। बट हाँ, हो सकता है उस टाइम पर किसी रीजन की वजह से ये न्यूज में रही हो, इसीलिए ये पूछ ली गई हो। और आप भी अगर ऐसी कोई कमेटी, कोई भी चीज अगर न्यूज में रहती है तो आपको पता है, मैं करंट अफेयर के सेशन में करवा देता हूँ। कोई भी अगर नया बच्चा है जो नहीं देख रहा है, आप कोई बात नहीं, आप कहीं से भी जहां से भी करंट अफेयर्स कंप्लीट कर रहे हैं आप कर लीजिए। बट एट द एंड आपको क्वेश्चंस तो करने होंगे सॉल्व। तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, जो मेरे सेशंस हैं वहां पे मैं हर महीने 100 क्वेश्चंस मतलब कि 80 to 85 क्वेश्चंस जो हैं वो सारे सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस करवाता हूँ। बट जो 15 क्वेश्चन है वो प्लेसेस इन न्यूज से रिलेटेड होते हैं। ठीक है। तो आप उन्हें देख सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सेशंस है। आप जब खुद उन सेशंस को लेंगे एक दो बार तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। ठीक है। अब देखिए जरा, यहां पर बोला गया N. Gopalswamy Iyengar committee suggested that a minister and a secretary be designated solely for pursuing the subject of एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड प्रमोटिंग इट। देखो यार, मैं ना इस स्टेटमेंट को सही मान लेता। ठीक है, क्योंकि मुझे भी अगर नहीं आइडिया होता ना कि ये क्या है क्या नहीं है, ठीक है, तो मैं शायद सही मान लेता। बट मेरे को एक वर्ड यहाँ पे दिख गया था, सोलली। बस मुझे यही जो है, यही स्टेटमेंट ये बता देती कि यार यहाँ पर कुछ ना कुछ तो झोल है। क्योंकि आपको पता है कि जब भी वो ऐसे वर्ड्स को यूज करते हैं जो थोड़े से इनफॉर्मल, और आपको पता है कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल है। आपको पता है कि जैसे आप देखेंगे कि अगर प्रेसिडेंट नहीं है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आ जाएगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट, मतलब इस तरीके से चीजें दे रखी है, बहुत अलग अलग चीजों में भी आप देखेंगे। तो उसमें ये बोल देना कि सिर्फ एक मिनिस्टर और एक सेक्रेटरी जो है वो सोलली डेजिग्नेट किया जाएगा। ठीक है, तो मुझे ये लगा कि ये मतलब कि बनाई हुई मेड अप स्टेटमेंट है। और फिर जब मैंने इसके बारे में और पढ़ा तो मुझे समझ में आया कि एन गोपाल स्वामी आयंगर कमेटी जो है वो इससे रिलेटेड तो कुछ बात करती ही नहीं है।
तो मुझे इस फिर समझ में आया कि जब उन्होंने स्टेटमेंट को गलत करना था, उन्होंने इसीलिए ऐसे वर्ड को यहाँ पे ऐड किया। तो ये स्टेटमेंट एकदम गलत है। ठीक है, अगर आप नॉलेज से भी जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि एन गोपाल स्वामी अयंगर कमेटी जो है उन्होंने ऐसा कुछ भी स्पेसिफिकली सजेस्ट नहीं किया था। तो ये स्टेटमेंट गलत है, बट फिर बोलूंगा आउट ऑफ द ब्लू है, अगर समझ में आता है ठीक है, मैं आगे बता दूंगा कि उन्होंने क्या किया था सजेस्ट। बाकी ऐसे क्वेश्चंस जब आपको उस प्रेशर में देखने को मिले और आपको ऐसा लगता है कि किसी कमेटी के बारे में आपको जानकारी नहीं है, तो प्लीज आप कोशिश करिएगा कि आप उस स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़िए और देखिए कि क्या कहीं कुछ ऐसा तो नहीं लिखा जो इस स्टेटमेंट को बहुत छोटा कर दे, बहुत ही कंस्ट्रेन कर दे। ठीक है, फिर उसके बाद ये देखा गया इन 1970 द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल वॉज constituted on the recommendation of ARC 1966 and this was placed under प्राइम मिनिस्टर्स चार्ज। देखो मेरे लिए ना ये क्वेश्चन इसलिए मुश्किल होता क्योंकि अ, मुझे प्रॉब्लम होती है यहाँ पे कि ये प्राइम मिनिस्टर है या प्रेसिडेंट है, क्योंकि मैं वही कह रहा हूँ ना कि आप इतना सारा पढ़ के जाते हैं बट फिर प्रॉब्लम हो जाती है वहां पे सोचने में। ठीक है, तो ये बात ठीक है कि ये जो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल है उस टाइम पर इसको जो है प्राइम मिनिस्टर के चार्ज के अंडर रखा गया था, ये बात एकदम ठीक है। बट ठीक है, मैं वही कह रहा हूँ कि कुछ क्वेश्चन ऐसे देखने को मिलेंगे, देर इज अ रीजन कि 50% से कम कट ऑफ जाती है ना, उसके पीछे का रीजन है। तो आपको ऐसे क्वेश्चंस जो है उन अगर नहीं कर पा रहे तो कोई बात नहीं, जितने भी सब्जेक्ट्स है ना उसमें हर सब्जेक्ट में 2 क्वेश्चन तो आपको ऐसे देखने को मिलेंगे पेपर में, चाहे हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमिक्स हो, जो थोड़े हार्ड रहेंगे। ठीक है, पर आप उन पर ज्यादा मतलब सोच विचार मत करना अगर आपको मुश्किल लगे तो। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखिए एन गोपाल स्वामी आयंगर कमेटी जो थी उन्होंने रिकमेंडेशन करी थी रिलेटेड टू रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट मशीनरी, जिसमें उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि जो स्ट्रक्चर है एंड एफिशिएंसी है सेंट्रल सेक्रेटेरिएट का उसे इम्प्रूव करने की जरूरत है। ठीक है, इससे रिलेटेड उन्होंने बात करी थी। तो आगे आने वाले सालों में क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है कि एन गोपाल स्वामी अयंगर कमेटी जो है उन्होंने क्या रिकमेंड किया था। तो प्लीज याद रखना उन्होंने रिकमेंड किया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट मशीनरी जो है उसे रीऑर्गेनाइज करना चाहिए एंड उसका जो स्ट्रक्चर एंड एफिशिएंसी है, मतलब कि जो सेंट्रल सेक्रेटेरिएट है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की मशीनरी है, उसके स्ट्रक्चर और एफिशिएंसी को इम्प्रूव करना चाहिए। ठीक है, और ये इम्प्रूव कैसे करेंगे कि मिनिस्टर्स की ग्रुपिंग करके, ठीक है, डिपार्टमेंट्स को रैशनलाइज करके, है ना। और उन्होंने कुछ भी ऐसा सजेस्ट नहीं किया था जैसे पहली स्टेटमेंट में दिया गया। अब क्योंकि ये चीज ऐड हो गई है गोपाल स्वामी आयंगर कमेटी, तो आपको प्लीज इससे रिलेटेड चीजें याद रखनी है। फिर उसके बाद जो सेकंड स्टेटमेंट है वो एकदम ठीक है कि एआरसी ने जो था कि एआरसी जो थी जो 1966 में कॉन्स्टिट्यूट करी गई थी, उन्होंने ये बात करी थी जो सेकंड स्टेटमेंट में दी गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये जो क्वेश्चन आते हैं ना टुच्चे मुच्चे लल्लू पल्लू क्वेश्चन, ये आपको गलत नहीं करने। देखो ये वो क्वेश्चन है जो गलत अगर किसी ने कर दिए तो फिर आप रेस से बाहर होते जा रहे हैं। जैसे हमने देखा था राइट टू मैरिज वाला क्वेश्चन, है ना, वो न्यूज में था तो इसलिए पूछ लिया गया, वो भी आर्टिकल 21 के अंदर था। राइट टू प्राइवेसी जो है वो भी किसके अंदर है, आर्टिकल नंबर 21 के अंदर है। क्वेश्चन क्यों पूछा गया, क्योंकि उस टाइम पर ये न्यूज में चल रहा था और कुछ ही साल पहले वैसे भी केएस पुट्टा स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस हुआ था 2017 में। ठीक है, 2017 में ये केस हुआ था। ठीक है, केएस पुट्टस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें ये बोला था राइट टू प्राइवेसी जो है वो आर्टिकल नंबर 21 के अंडर है। ओके, मैंने यहाँ पे ऐड भी किया होगा, हाँ मैंने यहाँ पे ऐड किया, देखो आर्टिकल 21 क्या कहता है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, और इसमें राइट टू प्राइवेसी को ऐड किया गया था केएस पुट्टस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2017। ठीक है, आर्टिकल 21 क्या बोलता है, आर्टिकल 21 बोलता है नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट, प्लीज इसको याद रखना कि किसी भी पर्सन को उसकी लाइफ और उसकी पर्सनल लिबर्टी से डिप्राइव नहीं किया जाएगा, उसकी कमी नहीं होगी। पर कुछ कंडीशंस हैं, वो प्रोसीजर क्या है, अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। क्यों, क्योंकि आपको पता है लिबर्टी आपको तभी मिल सकती है अगर उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस हो तभी, है ना। ये इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके,
ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन किया जा सकता है, ये क्वेश्चन किया जा सकता है, ये नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। और इसमें ऐसा है कि आपने अगर बेसिक्स भी पढ़े तो आप इस क्वेश्चन को आराम से कर लेंगे, ठीक है। बट वही कहूंगा, थॉरो रिवीजन इंपॉर्टेंट है, अभी आपके प्रीलिम्स में टाइम है। मैं इसीलिए आपको बोल रहा हूं, कोर सब्जेक्ट्स पर ज्यादा ध्यान देना। करंट अफेयर्स को अगर आप कहीं से भी नहीं कर पा रहे, है ना, बहुत सारे बच्चे जो मंथली मैगजीन्स है वो पढ़ रहे, बहुत अच्छी बात है, पढ़ो आप, ठीक है। आपका ये हक है कि आप हर उस अच्छे रिसोर्स को एक्सप्लोर करो जो भी जरूरी है आपका एग्जाम क्लियर करने के लिए। बट मैं ये कह रहा हूँ, जब आप उसे कर लो तो आप क्वेश्चंस करने यहाँ पे आ जाना, आपको ये भी पता होना चाहिए कि क्वेश्चंस कैसे आएंगे, वो आप उस लेक्चर में देख लेना, ठीक है। मैं तभी तक बोल सकता हूँ जब तक आपका एग्जाम नहीं हो रहा, उसके बाद तो फिर सब पास्ट रह जाता है ना। और जो नहीं भी कवर कर पा रहे कोई बात नहीं, आप करंट अफेयर्स के सेशन को देख लो, वो इनफ है, ठीक है। अब देखो जरा, यहां पे बोला गया, इन इंडिया देर इज नो लॉ रिस्ट्रिक्टिंग द कैंडिडेट फ्रॉम कंटेस्टिंग इन वन लोकसभा इलेक्शन फ्रॉम 3 कॉन्स्टिट्यूएंसीज। मैं तो यहीं पर मान चुका था कि ये तो बड़ा ही गलत लिख दिया है, ठीक है। फिर उसके बाद ये तो मैंने यूपीएससी की लैंग्वेज को समझ लिया, जब ऐसी चीज लिख दी, देर इज नो लॉ, ठीक है, देर इज नो लॉ, जब ऐसा लिख दिया तब तो मैं समझ गया कि कुछ ना कुछ तो झोल है। बट फिर मेरी नॉलेज है तो मुझे समझ में आ गया, अरे यार ये क्या बात लिखी हुई है। यहाँ तो हमें पता ही है कि लोकसभा का इलेक्शन जो है कोई भी 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी से ज्यादा में लड़ ही नहीं सकता, ये तो नॉलेज बेस्ड है, ठीक है। तो ये तो मुझे समझ में आ गया कि ये तो गलत है। और एक और चीज बता दूं आपको, ये क्वेश्चन कैंसिल कर दिया गया था, कैंसल्ड था ये क्वेश्चन, कैंसल्ड क्वेश्चन है ये। बट फिर भी मैं आपको करवा रहा हूँ क्योंकि मुझे इसमें ऐसा कुछ लगा नहीं, पता नहीं क्यों कैंसिल किया था, कोई बात नहीं। तो ये स्टेटमेंट हो जाती है गलत। उसके बाद 1991 के लोकसभा इलेक्शन में श्री देवीलाल कंटेस्टेड 3 लोकसभा फ्रॉम 3 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी। हाँ, क्योंकि उस टाइम पर अलाउड था, बट उसके बाद जो है इसको बैन कर दिया गया था कि सिर्फ 2 ही कॉन्स्टिट्यूएंसी से आप लड़ सकते हैं। बट हाँ, फिर भी आपको क्या पता कि श्री देवीलाल जी जो है उन्होंने कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से लड़ा था, कोई बात नहीं, इसको छोड़ दो, आगे बढ़ो। As per existing rules, if candidate contest in one Lok Sabha election from many constituency, he, जब भी ना ये लिखा है मैं समझ गया था, अब तो इन्होंने कुछ ना कुछ झोल किया है, क्योंकि ये बताना चाह रहे हैं बेटा, ये एग्जिस्टिंग रूल में है पर तुम्हें नहीं पता है, ठीक है। और आपने प्रीवियस ईयर पेपर जब मेरे साथ सॉल्व किए हैं तो आपको पता है कि जब भी वो ऐसा लिखते हैं तो कहीं ना कुछ झोल होता है। तो स्टेटमेंट के हिसाब से उनका कहना ये है कि अगर कोई भी कॉन्स्टिट्यूएंसी से लोकसभा इलेक्शंस लड़ रहा है, ज्यादा कॉन्स्टिट्यूएंसी से, एक से ज्यादा कॉन्स्टिट्यूएंसी से, और अगर वो वहां पर जीत जाता है सारी ही सीट्स पर, तो अगली बार जब बाई इलेक्शंस होंगे उन सीट्स पर, तो उसे क्या करना पड़ेगा, उसे उस कॉस्ट को बियर करना पड़ेगा वहां पे इलेक्शंस करवाने की। भाई ऐसा कहीं लिखा हो सकता है? भाई एक बात बताओ, ये लॉज कौन बना रहे हैं? मिनिस्टर्स बैठ के। अब मिनिस्टर्स ये सोचेंगे कि कल को ये हम पे ही उल्टा पड़ गया तो, कहीं पता चला मैं ही 2 सीट पे जीत गया या 4 सीट पे जीत गया जो पहले चल रहा था, और मुझे ही फिर हर जगह बाई इलेक्शन करवाने पड़ेंगे, मैं कहाँ से दूंगा, मेरी जेब से क्यों पैसा जाए? तो आपको लगता है वो ऐसा करेंगे? नहीं, ये काम इलेक्शन कमीशन का है, ये काम इलेक्शन कमीशन का है, ठीक है, ये काम इनका नहीं है। ये भी स्टेटमेंट गलत है। तो 2 करेक्ट था, बट पता नहीं ये क्यों क्वेश्चन कैंसिल किया गया, ठीक है। आगे बढ़ते। तो ये चीज ना, फिर अगर आपको क्या है कि अगर आपको पता चल गया 1 और 3 करेक्ट नहीं है, तो अपने आप फिर आंसर 2 हो गया, फिर आपको इस बारे में नॉलेज हो ना हो क्या फर्क पड़ता है। इसलिए मैं कहता हूं कि जब आप क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं, उन स्टेटमेंट्स को पहले सॉल्व कर लो जो आपको पता है, क्या पता वहीं से आप आंसर तक पहुंच जाओ, इन सब चीजों की जरूरत ही ना पड़े, है ना। तो ये ठीक था। अभी यहाँ पर मैंने आपको जो समझाया है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एट 1951 में ये दिया गया है, वॉज अमेंड 1996 में अमेंड किया गया था, और उसमें ये लिखा गया था कि एक कैंडिडेट जो है वो ज्यादा से ज्यादा 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी से ही लड़ सकता है, ठीक है। फिर ऐसा कोई भी प्रोविजन नहीं है जो वहां पे लिखा हुआ था, इसीलिए वो ऐसा लिख देते एज पर एग्जिस्टिंग रूल्स, ताकि वो आपको बता दे बेटा तुम्हें नहीं पता, हमें पता है, ठीक है, तुमने ही नहीं पढ़ा, तुमने सब पढ़ा बस ये नहीं पढ़ा, ठीक है। तो वो ऐसे कंफ्यूज करते हैं आपको। अब देखो, जैसे ये क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन भी ऐसा था, आउट ऑफ द ब्लू आ गया, ठीक है। बट हाँ, मैं ये बोलता हूँ कि यूपीएससी थोड़ा लॉजिकल तो है, वो क्या करता है, वो कोई चीज न्यूज में चल रहा होता है ना, छोटी सी छोटी चीज को उठा लेता है, तो तब शायद न्यूज में चल रहा हो तो इस वजह से उसने ये पूछ लिया,
ठीक है, 10 सेकेंड्स दे रहा हूं आपको, तब तक मैं भी गले को रेस्ट दे देता हूं और फिर मैं आपको इसका आंसर बताता हूं, तब तक आप स्टेटमेंट्स को पढ़ लो। चलिए, अब देखिए, अब क्या है ना फिर से पहली स्टेटमेंट देखते ही मुझे समझ आ गया था कि भाई कुछ ना कुछ झोल है। क्यों? राइट टू सिटी इज एन एग्रीड, बस ये दिखाना मुझे समझ में आ गया कि जब भी कुछ ऐसा लिखते हैं ना कि ये माना हुआ है, ये जाना हुआ है, रिसेंटली ये हुआ है, ये इस रूल में लिखा है, वो हुआ है, ये हुआ है, मैं समझ जाता हूँ कुछ ना कुछ झोल है। ठीक है, अब वही इन्होंने किया कि राइट to the city is an agreed human right and the UN Habitat monitors the commitment made by each country in this regard। देखो, पहली बात तो ये कोई agreed तो है नहीं, ठीक है, ये एक्चुअली क्या है, ये एक एस्पिरेशनल एस्पिरेशनल गोल है। ठीक है, ये एग्रीड नहीं है। ठीक है, तो ये तो गलत हो गया कि ये एक एस्पिरेशन है कि ऐसा होना चाहिए, बट ये एग्रीड नहीं है। उसके बाद ये बोला गया है, और एग्रीड क्यों नहीं है आपको थर्ड स्टेटमेंट से और सेकंड स्टेटमेंट से समझ में आ जाएगा। राइट टू द सिटी गिव एवरी ऑक्यूपेंट ऑफ द सिटी द राइट टू रिक्लेम पब्लिक स्पेसेस एंड पब्लिक पार्टिसिपेशन इन द सिटी। ठीक है, बिल्कुल ठीक। राइट टू सिटी ये थोड़ा सा है ना, जिसकी वजह से शायद मुझे लगता है कि इसे एग्रीड नहीं किया है, बस एक गोल है। क्योंकि बोला गया है राइट टू द सिटी मीन्स दैट द स्टेट कैन नॉट डिनाई एनी पब्लिक सर्विस और फैसिलिटी टू द अनऑथोराइज कॉलोनीज। अगर ऐसा होता तो दिल्ली की उन कॉलोनीज को तोड़ा नहीं जाता, है ना। आपको पता है कितनी झुग्गियां साफ कर दी गई दिल्ली में से। तो अगर ऐसा होता तो राइट टू सिटी अगर एक एग्रीड ह्यूमन राइट एंड यूएन हैबिटेट मॉनिटर कर रहा होता उसे, तो ये कभी नहीं कर पाते। जो अनऑथोराइज कॉलोनीज है उन्हें कभी नहीं तोड़ा जाता। ठीक है, तो बिल्कुल ये सही बात है कि राइट टू द सिटी में का जो मतलब है वो यही है, बट ये एग्रीड नहीं है। ठीक है, बस ये था। वैसे भी फर्स्ट स्टेटमेंट जब गायब हुई तो आपको पता चल गया 2 3 ही आंसर हो सकता है ना। तो मैं यही कहता हूँ कि ना, जब आपको कुछ समझ ना आए, जब आप सेकंड टाइम अपने पेपर को देख रहे हैं, तो आप कोशिश कीजिएगा कि आप कुछ ऐसा ढूंढ पा रहे हैं क्या जहां पर वो बहुत ही ज्यादा स्पेसिफाई कर रहे हैं, बहुत ज्यादा दबाव डाल रहे हैं किसी बात पे ठीक होने का। अगर वो ऐसा करते हैं तो वो खेल रहे होते हैं, इस बात को याद रखना। ठीक है, और ऐसे ही मैं आपको 2014 से अब तक बताता हुआ आ रहा हूं। अब देखिए, ये क्वेश्चन भी प्योर नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है, आपकी अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन है। आप अगर करंट अफेयर्स पढ़ते हैं तो वहां पर जुडिशियल कस्टडी बहुत बार आता है। ठीक है, जब पॉलिटी की करंट अफेयर्स पढ़ते हैं तो उसमें जुडिशियल कस्टडी बहुत बार आता है, तो आपने बहुत बार ये चीजें पढ़ी होगी। जैसे यहाँ पे लिखा है, जुडिशियल कस्टडी मीन्स एन एक्यूज्ड इज इन द कस्टडी ऑफ द कंसर्न्ड मैजिस्ट्रेट। बस मुझे पता था जहां इन्होंने एक्स्ट्रा समझा दिया, जहां इन्होंने क्या किया, एक्स्ट्रा समझा दिया, बस काम खराब हुआ है आगे कहीं ना कहीं। ठीक है, वो स्टेटमेंट को यहाँ खत्म कर सकते थे। ठीक है, बट उन्होंने क्या किया, नहीं, अभी तो स्टेटमेंट को गलत बनाना है, क्योंकि बच्चे जल्दी जल्दी में तो यहीं तक पढ़ेंगे ना, और उसके बाद जल्दी जल्दी आगे पढ़ेंगे, क्योंकि टाइम थोड़ी है इतना। बोला गया है एंड सच एक्यूज्ड इज लॉक्ड अप इन पुलिस स्टेशन नॉट इन जेल। इधर जेल का मतलब क्या है, इधर जेल का मतलब है प्रिजन। अब सबसे पहली बात, चलो ठीक है, मान लिया कि वो यहां तक भी कर रहे हैं, उसके बाद उन्होंने एक और चीज लिख दी आगे, नॉट इन जेल। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता। ये होता है कि जब भी कस्टडी दी जाती है, जैसे जुडिशियल कस्टडी, जब भी, जैसे समझ लो, जैसे यहाँ पे लिखा है जुडिशियल कस्टडी मीन्स एन एक्यूज्ड इन द कस्टडी ऑफ द कंसर्न्ड मैजिस्ट्रेट, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद मैजिस्ट्रेट जो है वो क्या करता है, वो डिसाइड करता है कि कहां पर जाना चाहिए। क्या वो प्रिजन कस्टडी में जाएगा, सॉरी, पुलिस कस्टडी में जाएगा या जुडिशियल कस्टडी में जाएगा। अगर जुडिशियल कस्टडी में जा रहा है तो वो प्रिजन जेल में जाएगा, ना कि पुलिस स्टेशन में। अगर पुलिस कस्टडी में जाएगा तब वो पुलिस स्टेशन में जाएगा, जुडिशियल कस्टडी में वो कहां पे जाएगा, प्रिजन की जेल में। तो ये एकदम खराब और घटिया स्टेटमेंट थी। ठीक है, और वैसे भी अगर सिर्फ इतनी नॉलेज नहीं है, तब भी आप सोचिए, मैंने आपको क्या बताया, जब भी वो एक्स्ट्रा समझा रहे हैं, एक्स्ट्रा समझा रहे हैं, वो हमेशा गलत कर रहे हैं।
ऐसे यहाँ पे लिखा है, ड्यूरिंग जुडिशियल कस्टडी द पुलिस ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द केस इज नॉट अलाउड टू इंटेरोगेट द सस्पेक्ट विदाउट द अप्रूवल ऑफ द कोर्ट। बिल्कुल सही बात है, जब वो प्रिजन जेल में है तो बिना पुलिस बिना मजिस्ट्रेट की या फिर मैं बोलूं बिना कोर्ट के अप्रूवल के वो उस पे मतलब कि उससे जाकर इंटेरोगेट कैसे कर सकता है। अगर वो पुलिस कस्टडी में होता तब इंटेरोगेशन हो भी जाती। अब वो प्रिजन जेल में है तो उसके लिए पहले परमिशन लेनी पड़ेगी कोर्ट से कि क्या हम वहां जाके उसे इंटेरोगेट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। एकदम ठीक बात है। ठीक है, तो मैं वही कहता हूं कि कहीं चलेगी नॉलेज, कहीं चलेगा एप्टीट्यूड, और तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। मैंने आपसे हमेशा कहा है, नॉलेज विद राइट एप्टीट्यूड इज इंपॉर्टेंट। अगर आपके पास सिर्फ नॉलेज है एप्टीट्यूड नहीं है, सॉरी, तब भी आपका एग्जाम क्लियर नहीं होगा। अगर आपके पास सिर्फ एप्टीट्यूड है नॉलेज नहीं है, सॉरी, आपका एग्जाम तब भी क्लियर नहीं होगा। आपको नॉलेज प्लस एप्टीट्यूड चाहिए। नॉलेज पर आप रोज काम कर रहे होंगे, एप्टीट्यूड पर मैं आपको काम करवा रहा हूँ। ठीक है, और एप्टीट्यूड के साथ मैं भी आपको पर क्वेश्चन के हिसाब से नॉलेज देने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो करेक्ट है, सॉरी, ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 83rd क्वेश्चन। अब यहाँ पे बोला गया है, ये भी फिर से वही कहीं ना कहीं प्रिजन से और जेल से रिलेटेड है। अब देखना क्यों कैसे स्टेटमेंट को फिर से गलत किया है। व्हेन अ प्रिजन मेक्स आउट अ सफिशिएंट केस, पेरोल कैनॉट बी डिनाइड टू सच अ पर्सन, प्रिजनर, सॉरी, यहां पर खत्म कर देते हैं कि जब भी एक प्रिजन जो प्रिजनर है वो एक सफिशिएंट केस उसके खिलाफ बन जाता है, तो बट मतलब कि वो ठीक है, या मतलब कि केस जो है वो इतना क्लियर नहीं है, तो उस टाइम पे बोला गया है जो पेरोल है कैन नॉट बी डिनाइड टू सच प्रिजनर। यहां तक वो खत्म कर सकते थे, बट उन्होंने बोला नहीं, हम आपको रीजन भी तो बताएंगे तभी तो आपको लगेगा कि ये ठीक है। उन्होंने बोला बिकॉज इट बिकम्स द मैटर ऑफ हिज और हर राइट, कि उसको तो पेरोल मिलनी ही मिलनी चाहिए। ठीक है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो पेरोल का राइट है ये एब्सोल्यूट राइट नहीं है। ठीक है, नॉट एन एब्सोल्यूट राइट, नॉट एन एब्सोल्यूट राइट, एब्सोल्यूट राइट। ठीक है, मैंने आपसे कहा है जब वो एक्स्ट्रा समझा दे समझ जाओ भाई साहब, वो झोल है उसमें, आपको ये बात याद रखनी है। ठीक है, नॉट एन एब्सोल्यूट राइट, बिल्कुल ऐसी बात है कि ये कोई एब्सोल्यूट राइट नहीं है, इसको डिनाई किया जा सकता है। कैन बी डिनाइड, कैन बी डिनाइड, ये बात आपको याद रखनी है। ये तो गलत हो गया। स्टेट गवर्नमेंट हैव देयर ओन प्रिजनर्स रिलीज ऑन पेरोल रूल्स, वैसे भी स्टेटमेंट बहुत सिंपल थी, पता होना था कि ठीक है, बट फिर भी नॉलेज क्यों इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि आपको पता है जो प्रिजन है वो स्टेट लिस्ट के अंदर आती है। प्रिजन स्टेट लिस्ट के अंडर आती है, और जब प्रिजन स्टेट लिस्ट के अंडर आती है तो उससे क्या होगा आपको समझ में आ जाएगा। इसके लिए हर स्टेट रूल बनाती होगी, तो एकदम ठीक है कि प्रिजन रिलीज पर जो है या पेरोल रूल्स जो है उस पर काम कौन करेगा, उस पर स्टेट गवर्नमेंट काम करेगी। एकदम सही बात है, बी एकदम करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे बोला गया एट नेशनल लेवल, भाई सिंपल इससे सिंपल और इससे लल्लू क्वेश्चन नहीं हो सकता कोई भी। ठीक है, और मैं उन लोगों को ये बात बता रहा हूँ, किन लोगों को, जो भी नए स्टूडेंट्स हैं, जो भी सोच रहे हैं हम 2026 2027 2028 का एग्जाम पेपर देंगे, उनको मैं ये बात बता रहा हूँ कि ऐसे लल्लू क्वेश्चंस आते हैं, और ये आप तभी ठीक कर सकते हैं जब आप क्या करेंगे, बेसिक्स को पढ़ेंगे। मैं आपको एक चीज बताता हूँ। ठीक है, आप बहुत सारे पेपर्स को सॉल्व करते हैं ना, आप बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट के मॉक टेस्ट देते हैं, बट मैं सिर्फ एक बात बोलूंगा, देखो, वो उनका काम है कि वो आपके लिए पेपर को हार्ड बनाए। ठीक है, और वो बहुत हार्ड पेपर बनाते भी हैं। ठीक है, बट मैं आपसे ये कहूंगा कि प्लीज बार बार प्रीवियस ईयर्स को आके चेक करते रहो, और इस डिल्यूजन में मत रहो कि सिंपल क्वेश्चन नहीं आते और बेसिक क्वेश्चन नहीं आते, आते हैं। आपको क्या करना है, आपको अपनी तैयारी को उतना ही रखना है जितने यूपीएससी को जरूरत है। ठीक है, आपको अपनी तैयारी को किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के हिसाब से नहीं रखना है कि उनका लेवल मीट करना है, नहीं। आपको रखना है यूपीएससी कितना पूछ रहा है और उतना लेवल मुझे तैयार करना है, उतना मुझे 8 घंटा पढ़ना है रोज, क्या, और उतनी तैयारी मुझे रखनी है। बाकी टाइम मैं अपनी हॉबीज को, अपने बाकी काम को, अपने घर को देखूंगा।
ठीक है, प्लीज इतना मत झोंक देना कि आप पढ़ रहे हैं 16-16 घंटे, आप लंबे टाइम तक नहीं सरवाइव कर पाओगे, मैं पहले ही बता रहा हूं। ठीक है, देखो, एट द नेशनल लेवल विच मिनिस्ट्री इज द नोडल एजेंसी टू इंश्योर इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स, लिख ही दिया। जब कहीं पर भी ट्राइब्स की बात हो रही है तो कौन काम करेगा जी? मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। और क्यों कोई और काम करेगा? समझे इस चीज को? आगे बढ़ते हैं। ये तो करंट अफेयर्स में कितनी बार कर लेते हैं कि कहां पर कौन सी मिनिस्ट्री वर्क कर रही है। अब एक और लल्लू क्वेश्चन आया, देखो, a legislation which confers on the executive and administrative authority as unguided and uncontrolled discretionary power in the matter of application of law violates which of the, ये बोला गया है कि कोई भी एक लॉ बनाया गया और वो जो है उसकी जो एग्जीक्यूटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी जो है वो क्या कर रही है, एक अनगाइडेड एंड अनकंट्रोल्ड डिस्क्रिशनरी पावर को यूज कर रही है। मतलब वो क्या कर रही है, ये सब लोग हैं बट कुछ के लिए अलग टाइप के लॉज बना, मतलब कि चीजों को एग्जीक्यूट कर रहे हो और कुछ लोगों को अलग तरीके से। ये किसके खिलाफ है? ये खिलाफ है आपके राइट टू इक्वालिटी के। वो कहाँ दिया? आर्टिकल नंबर 14 में। इतना सिंपल है, अगर आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करें तो। ठीक है, इतना सिंपल है क्वेश्चंस को सॉल्व करना। देखिए, बट फिर भी मैंने आपके लिए यहाँ पे ऐड कर दिया ताकि आप पढ़ें। A legislation that confers an unguided and uncontrolled discretionary power on the executive and administrative authority in matter of application of law violates आर्टिकल 14। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 14 किसकी बात करता है? इक्वालिटी बिफोर लॉ की और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉस की। द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी इज एंटीथेटिकल और टू आर्बिट्रेरीनेस। ठीक है, तो जब भी ऐसा अनगाइडेड डिस्क्रिशनरी पावर कोई भी अपनी इंजॉय कर रहे हैं, कोई भी अथॉरिटी एग्जीक्यूटिव्स है, तो वो क्या कर रहे हैं, वो एक्चुअल में बायस प्रोवाइड कर रहे हैं और जो वो बायस है वो किसके खिलाफ जाता है? इक्वालिटी बिफोर लॉ के। ठीक है, आर्टिकल नंबर 28, 32, 44 वेरी इंपॉर्टेंट। 44 आर्टिकल 44 तो वैसे ही आजकल बड़े न्यूज में है, यूनिफॉर्म सिविल कोड उत्तराखंड की वजह से रहता ही है हमेशा। आर्टिकल नंबर 32 की बात करें तो इसमें आपको क्या देखने को मिलता है? कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज देखने को मिलती है, बहुत सारी रिट्स देखने को मिलती है। ठीक है, उसके बारे में हम बात करेंगे आगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते रहेंगे। आर्टिकल नंबर 32 से पहले भी आया, तब भी मैंने आपको रिट्स करवा दी थी, अब आगे भी आएगा तो भी करवा दूंगा। ठीक है, आर्टिकल नंबर 28 किससे रिलेटेड है कि एड्रेसेस फ्रीडम रिगार्डिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, मतलब कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बनाने का राइट है किसको? रिलीजियस, मतलब कि जो भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस है वो बनाने का क्या है? राइट है। इसके बारे में यहाँ पे बात करी गई है। आगे बढ़ते हैं। Which one of the following in Indian polity is essential feature that indicates that it is a federal character? फेडरल करेक्टर का मतलब क्या है? कि सेपरेशन ऑफ पावर है। फेडरल करेक्टर का मतलब क्या है? सेपरेशन ऑफ पावर है। मतलब कि सेंटर और स्टेट में पावर डिवाइडेड है और उसमें जुडिशियल पावर जो है वो भी डिवाइडेड है। ये भी बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, तो आपको इसी टाइप का आंसर कहीं ढूंढना है। यहाँ पे लिखा है द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इज सेफगार्डेड। ठीक है, बट फिर भी मैं कहता हूं ना कि हमेशा आगे की स्टेटमेंट्स को पढ़ लो, क्योंकि कई बार होता है कि आगे और ज्यादा बढ़िया चीज लिखी हुई होती है। यहाँ पे बोला था यूनियन लेजिस्लेचर हैज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। इसका क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है फेडरल करेक्टर से। द यूनियन कैबिनेट कैन हैव इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम रीजनल पार्टी। इसका भी क्या रिलेशन है? मैंने आपको बताया फेडरल का मतलब क्या है? डिवीजन ऑफ पावर्स। द फंडामेंटल राइट्स आर एनफोर्सेबल बाय कोर्ट ऑफ लॉ। क्या इसका भी कोई लेना देना डिवीजन ऑफ पावर से? नहीं। ये बोला गया था इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। जुडिशरी पूरी की पूरी क्या है? इंडिपेंडेंट है। किससे? एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव से। ये बोला गया। क्या ये फेडरल करेक्टर का मतलब है? मतलब फेडरल करेक्टर का एक कैरेक्टरिस्टिक है? बिल्कुल है। तो ये हमारा राइट आंसर है। यहाँ पे जो चीज मैंने आपको समझाई है वही मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, फेडरल सिस्टम में पावर इज डिवाइडेड बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, डिस्प्यूट इनएविटेबली अराइज बिटवीन दीज डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट। और इनको कौन देखेगा? इनको देखेगी इंडिपेंडेंट जुडिशरी। इसलिए फेडरल करेक्टर अगर किसी कंट्री में है तो उसका एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है इंडिपेंडेंट जुडिशरी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे लिखा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस द स्टेट।
ठीक है। 15 सेकंड दे रहा हूँ, अपने गले को भी रेस्ट दे देता हूँ, तब तक आप देख लो क्या सही है क्या गलत है, फिर मैं आपको बताता हूँ क्या सही है और क्या गलत है। चलिए देखते हैं। देखो, स्टेट का मतलब क्या है? स्टेट का मतलब है, स्टेट तभी आप किसी को भी बोल सकते, किसी भी टेरिटरी को आप स्टेट तब बोल सकते हैं जब उसमें 4 एलिमेंट्स हो। वो 4 एलिमेंट्स क्या है? कि वहां की जो पॉपुलेशन है वो परमानेंट हो। ऐसे लिखता हूं, परमानेंट पॉपुलेशन। ठीक है। उसके साथ, परमानेंट पॉपुलेशन के साथ क्या चाहिए आपको? एक टेरिटरी चाहिए, डिफाइंड टेरिटरी, कि ये इस पर्टिकुलर स्टेट की टेरिटरी है। अ डिफाइंड टेरिटोरी। और क्या चाहिए आपको इसके साथ? आपको इसके साथ एक और चीज चाहिए कि वहां पर एक इस्टैब्लिश्ड गवर्नमेंट हो, और एक ऑर्गेनाइज्ड गवर्नमेंट हो, प्लस ऑर्गेनाइज्ड ऑर्गेनाइज्ड गवर्नमेंट हो, प्लस लास्ट चीज, मैंने 4 एलिमेंट बोले थे, लास्ट चीज है कि वो जो गवर्नमेंट है, वो जो पर्टिकुलर स्टेट है, उसे कब आप बोलेंगे कि वो पर्टिकुलर स्टेट है? जब वो टेरिटरी सोवर्जियन है, मतलब वो बाहर किसी के भी, मतलब कि आप जैसे अभी देखिए, यूएसए ने, आपने देखा कि किस तरीके से बाकी कंट्रीज में जाकर अपनी जिसे हम कहते हैं दबाव बनाकर उनके जो रीजनल एस्पिरेशन से उन्हें चेंज कर दिया। कहीं तो प्रेसिडेंट ही उठा लिया है ना, कंट्रीज के। तो ये जो है ये इंडिपेंडेंट नहीं है, सोवर्जियन नहीं है। सोवर्जियन कंट्री वही हो सकती है जो अपने डिसीजंस खुद ले, जैसे इंडिया है। आपको पता है कि हमारे ऊपर यूएस ने बहुत दबाव बनाया कि अपने कुछ सेक्टर, जैसे मिल्क सेक्टर की बात करिए, है ना। मिल्क सेक्टर में बहुत ज़्यादा मतलब कि दबाव बनाया कि यहाँ पर डील करी जाए। बट क्योंकि हम एक सोवर्जियन स्टेट है, हम एक सोवर्जियन कंट्री है, तो हमने क्या बोला, नहीं ये सेक्टर हमारे देश के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और हम इसमें अच्छा कर रहे हैं, और हमें इसमें कोई भी डील नहीं करनी। ठीक है, क्यों हम ऐसा बोल पाए? क्योंकि हम एक सोवर्जियन कंट्री है। तो किसी भी कंट्री, मतलब कि किसी भी एरिया को स्टेट बोलने के लिए उसकी सोवर्जिनिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। सोवर EIGNTY, सोवर्जिनिटी। ठीक है, सोवर्जिनिटी का मतलब अब आपको समझ में आ गया होगा। और जब आप इसे ढूंढेंगे इन 4 स्टेटमेंट्स में, तो आपको पहले ही दिख जाएगा कि इन चारों की यहाँ पे बात करी गई है कि परमानेंट पॉपुलेशन है, पर्सन्स परमानेंटली ऑक्यूपाइंग अ डिफाइंड टेरिटरी है, इंडिपेंडेंट फ्रॉम एक्सटर्नल कंट्रोल, मतलब कि किसकी बात कर रहे हैं? सोवर्जिनिटी की, एंड एक ऑर्गेनाइज गवर्नमेंट है। चारों चीजें यहाँ पे कवर हो गई हैं, और यही चाहिए होता है एक एरिया को स्टेट बोलने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, इंडियन जुडिशरी, ये क्वेश्चन मतलब कि नॉलेज बेस्ड था, बट इसमें ना एक कंफ्यूजन था। वो कंफ्यूजन क्या है कि वो कंफ्यूजन आपका मैं अभी क्लियर करूंगा। ठीक है, जैसे पहली स्टेटमेंट बोली गई है, एनी रिटायर्ड जज एनी रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कैन बी कॉल्ड बैक टू सिट एंड एक्ट एज अ सुप्रीम कोर्ट जज बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। बिल्कुल सही है। अब प्रायर परमिशन किसकी चाहिए? क्या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की चाहिए? बिल्कुल चाहिए। ठीक है, उन्होंने यहाँ पे स्टेटमेंट को खत्म किया, बट फिर मैं वही कह रहा हूँ ना, एप्टीट्यूड प्लस प्लस नॉलेज चाहिए। यहाँ पर जब उन्होंने आगे लिखा कि विद प्रायर परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वो यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर लिख सकते थे, बट उन्होंने इस स्टेटमेंट को यहाँ पे सही किया। ठीक है, ये बात एकदम ठीक है। अ हाई कोर्ट इन इंडिया हैज द पावर, ये देखो मैं ये भी बता देता हूँ कि ये किस पे लिखा गया है। ये सेम चीज लिखी गई है आर्टिकल नंबर 128 में, इसलिए कह रहा हूँ नॉलेज इंपॉर्टेंट है। फिर, अ हाई कोर्ट इन इंडिया हैज द पावर टू रिव्यू इट्स ओन जजमेंट एज द सुप्रीम कोर्ट डज। अब ना प्रॉब्लम ये थी कि बिल्कुल सही बात है कि हाई कोर्ट जो है, यही स्टेटमेंट जो है, यही इस क्वेश्चन का सारा कैच है, और बहुत सारे लोग इसे गलत कर देंगे। बिल्कुल हाई कोर्ट के पास जो है वो पावर है कि वो अपने मतलब जजमेंट्स को रिव्यू कर सकते हैं।
बट द क्वेश्चन इज, ये बोल दिया गया एज द सुप्रीम कोर्ट डज, मतलब उन्होंने बोला कि ये पावर सेम टू सेम है जैसे सुप्रीम कोर्ट की है, ये गलत है। सुप्रीम कोर्ट की जो पावर है वो किसी और आर्टिकल में डिफाइंड है, और हाई कोर्ट की जो है वो किसी और आर्टिकल में डिफाइंड है, और पूरी तरीके से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की पावर जो है वो सेम नहीं है। तो अगर ये सिर्फ इतना बोला जाता, हाई कोर्ट इन इंडिया हैज द पावर टू रिव्यू इट्स ओन जजमेंट, तो ये बात सही होती, बट उन्होंने बोल दिया एज द सुप्रीम कोर्ट डज, ये गलत हो गया, ये स्टेटमेंट गलत हो गई। समझे? अब आगे आ जाओ, इसे थोड़ा समझा देता हूं अच्छे से। सेकंड स्टेटमेंट गलत क्यों है, क्योंकि मुझे पता है इधर आपका जो है वही डाउट होगा कि यार ये तो है बट गलत क्यों है। देखो, सुप्रीम कोर्ट की जो पावर है कि वो अपने जजमेंट को रिव्यू कर सकते हैं, वो किसमें दिया गया है? आर्टिकल नंबर 137। ठीक है। हाई कोर्ट की जो ये पावर है, व्हेन व्हाइल हाई कोर्ट हैव द पावर टू रिव्यू देयर जजमेंट, इट स्टेम्स फॉर स्टैट्यूटरी प्रोविजन लाइक सिविल प्रोसीजर, सीपीसी की बात करी गई है, सिविल प्रोसीजर कोड की, एंड द पावर अंडर आर्टिकल 226, नॉट अ डायरेक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन इक्वलेंट टू आर्टिकल 37। प्लीज इसे याद रखना, पावर है हाई कोर्ट के पास, उन्हें सिविल प्रोसीजर कोड से पावर मिली हुई है, बट इट इज नॉट सेम एज द पावर दैट सुप्रीम कोर्ट enjoys। ये आपको याद रखना है। ठीक है। तो आर्टिकल नंबर 37 में जो पावर है सेल्फ रिव्यू की सुप्रीम कोर्ट के पास, वो हाई कोर्ट के पास सेम नहीं है। हाँ, वो कर सकते हैं बट वो सेम नहीं है सुप्रीम कोर्ट से, ये क्वेश्चन का कैच था, और यहां लोग गलत कर सकते हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं 89 क्वेश्चन में। अब आपको याद आ गया ना क्या करना है आपको? लास्ट में आपको कमेंट में मुझे बताना है। देखो, मुझे भी मोटिवेशन मिलती है, जैसे जैसे और ज्यादा कमेंट्स आते हैं मुझे मोटिवेशन मिलती है, मुझे और वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिलता है। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कमेंट करो, इससे मुझे पता भी चलता रहेगा कि आप लोगों के क्या नाम है, कौन रेगुलरली क्लासेस को ले रहा है, कौन नहीं ले रहा है, मुझे भी हेल्प होती है। तो लास्ट में आप बताना आपके 15 में से कितने आए। ठीक है। विद रेफरेंस टू इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। बोला गया देयर इज ओनली वन सिटीजनशिप एंड वन डोमिसाइल। बिल्कुल, डोमिसाइल होता है स्टेट लेवल पे, सिटीजनशिप कंट्री लेवल पे, बिल्कुल सही है। अब जो सिर्फ वर्ड्स देखता है, नॉलेज नहीं देखता है ना, कि देयर इज ओनली, बस वो कंफ्यूज हो जाएगा। नहीं यार, मैं बोलता हूँ नॉलेज प्लस एप्टीट्यूड दोनों इंपॉर्टेंट है। अ सिटीजन बाय बर्थ ओनली कैन बिकम द हेड ऑफ स्टेट। यहाँ इंडिया की बात चल रही है ना, ऐसा थोड़ी होता है इंडिया में, ये तो सिर्फ यूएसए में होता है कि जो भी बाय बर्थ यूएसए में मतलब कि पैदा हुआ है और बाय बर्थ सिटीजन है, वही हेड ऑफ द स्टेट बन सकता है। ये यूएसए में होता है, नॉट इन इंडिया। ठीक है। मैं यूएसए में होता है एंड नॉट इन, नॉट इन इंडिया, ये भी याद रखना प्लीज। अ फॉरेनर वंस ग्रांटेड द सिटीजनशिप कैनॉट बी डिप्राइव्ड ऑफ इट। देखो, वो इतना लिख सकते थे, फिर लिखा है अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस, कि किसी भी सर्कमस्टेंस में अगर किसी फॉरेनर को आपने क्या कर दिया, आपने उसको सिटीजनशिप दे दी, तो उसके बाद आप वो उससे कभी भी डिप्राइव नहीं हो सकता, उससे कभी भी उसकी सिटीजनशिप आप इंडिया की नहीं छीन सकते उससे। ऐसा नहीं है भाई। अगर उसने फ्रॉजरी से ली है वो सिटीजनशिप, या वो किसी भी कंडीशन में किसी एनिमी स्टेट जो है, एनिमी कंट्री जो है, उसको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, या किसी भी तरीके से वॉर की सिचुएशन में किसी भी तरीके से एनिमी की हेल्प कर रहा है, या ऐसा कुछ भी होता है, तो उस टाइम पर उनकी सिटीजनशिप को छीना जा सकता है। ये हमारी नॉलेज बोलती है। तो वैसे भी नॉलेज से भी कर सकते थे आप थर्ड स्टेटमेंट को, और आप अपनी कॉमन सेंस से भी कर सकते थे, एप्टीट्यूड से भी कर सकते थे, कि क्या फॉरेनर को जिसको सिटीजनशिप दे दी उसको कभी उससे सिटीजनशिप ली ही नहीं जा सकती। आप तो इसे कॉमन सेंस से कर सकते हो कि ये गलत है। वन इज करेक्ट, मैंने यहाँ पे लिखा भी है आपके लिए, है ना, आप इसे पढ़ सकते हो कि इंडिया में चाहे वो सिटीजन हो बर्थ से या फिर नेचुरलाइज सिटीजन हो, वो एलिजिबल है कि वो प्रेसिडेंट बन सकता है, हेड ऑफ द स्टेट बन सकता है। बट यूएसए में ऐसा होता है कि जो नेचुरल बॉर्न सिटीजन है, जो उसी कंट्री में वही पैदा हुआ है, सिर्फ वही हेड ऑफ द स्टेट बन सकता है। सिटीजनशिप एक्ट 1955 में लिखा हुआ है कि फॉरेनर को जो सिटीजनशिप दी गई है उससे ली जा सकती है, अगर उसने वो फ्रॉजरी से ली है, मतलब फ्रॉड करके ली है, अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन को डिसलॉयल्टी शो कर रहा है, प्लस एनिमी को ड्यूरिंग वॉर वो अनलॉफुल ट्रेडिंग कर रहा है उसके साथ, मतलब इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है या किसी भी तरीके से उनकी हेल्प कर रहा है, तो उस टाइम पर उसकी सिटीजनशिप को छीना जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास, है ना। बाकी बस इस क्वेश्चन से पहले एक बात बता देता हूँ,
एंशंट हिस्ट्री के जो लेक्चर्स हैं एनसीईआरटी बेस्ड वो कंप्लीट हो चुके हैं 5 सेशन में। मैंने आपकी जो एनसी क्लास 12th की एनसीईआरटी बुक है द थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री उसे कंप्लीट करवा दिया, आप उसे देख सकते हैं, आपको बहुत हेल्प होगी, है ना। अब देखिए जरा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर कॉन्स्टिट्यूट्स द बेस्ट सेफ गार्ड ऑफ लिबर्टी इन अ लिबरल डेमोक्रेसी। ठीक है, अब आपको कहीं ना कहीं दो ऑप्शन में मतलब कि जो है कि कंफ्यूजन होगा, बट मैं आपका वो कंफ्यूजन अभी दूर करता हूँ। बोला गया अ कमिटेड जुडिशरी, आपको चलो इसमें मतलब कि दिक्कत होगी कि हाँ ये भी तो हो सकता है। देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, लिबर्टी आप कब एंजॉय कर सकते हैं, जब किसी भी एक इंस्टीट्यूशन के पास पूरी पावर ना चली जाए, किसी भी एक इंस्टीट्यूशन के पास पूरी पावर ना चली जाए। प्लस आप कब एंजॉय कर सकते हैं, जब सबके ऊपर सबको लिबर्टी दी जाए विद सम रिस्ट्रिक्शंस। ठीक है, विद सम रिस्ट्रिक्शंस, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये एक कंट्री है, मान लो इसके पास कुछ भी राइट है, इसके पास कुछ भी राइट है, इसके पास कुछ भी है, ये आपस में एक का मर्डर करके आ गया, किसी का मर्डर करके आ गया, क्यों, क्योंकि इसे अच्छा नहीं लगा कि ये तो बेकार आदमी है, ठीक है, मेरे को इसको रहने नहीं देना यहाँ पे। ये तो लिबर्टी कहाँ से हुई फिर। तो एब्सोल्यूट लिबर्टी जो है वो कभी लिबर्टी आपको दिखेगी नहीं, आपको रिस्ट्रिक्शंस चाहिए, इसे पता होना चाहिए। अगर मैं इसके साथ कुछ भी गलत करता हूँ तो वहां पे पुलिस है, वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन है, मेरे अगेंस्ट भी एक्शन लिया जाएगा। तो इससे क्या है कि कुछ रिस्ट्रिक्शंस के साथ अब आप अपनी लिबर्टी को एंजॉय कर सकते हो, आप हर एक पॉजिटिव काम कर सकते हो अपनी लाइफ में जो आप चाहते हो। वैसे ही अगर एक इंस्टीट्यूशन के पास, मान लो कि एग्जीक्यूटिव के पास सारी पावर आ गई, लेजिस्लेटिव के पास सारी पावर आ गई, या जुडिशरी के पास सारी पावर आ गई, तो आप क्या है, आप अपनी लिबर्टी को एंजॉय नहीं कर सकते। इसीलिए तो सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट बना है। तो कमिटेड जुडिशरी अगर रही कि जुडिशरी ही सब कुछ कर रही है, तो वो भी आपकी लिबर्टी में खनन ला सकती है, ये बात एकदम सही है। तो ये हमारा हो गया गलत। तो इसलिए कमिटेड जुडिशरी हमारा आंसर नहीं होगा। बाकी तो आपको पता ही होगा, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर से लिबर्टी कैसे आएगी, बिल्कुल नहीं आ सकती। इलेक्टेड गवर्नमेंट है, इससे लिबर्टी का क्या लेना देना है ना। हो सकता है इलेक्टेड गवर्नमेंट ऐसी हो जो आपकी सारी पावर्स ले ले, ठीक है, तो ये भी नहीं है। ये तो मेरे को पता है, ये दोनों तो आपके दिमाग में ही नहीं आए होंगे कि ये तो हो ही नहीं सकते। सेपरेशन ऑफ पावर्स, दिस इज दी समझ लो कि प्राइम थिंग जो, या मैं बोलूं कि प्राइमरी थिंग है जो आपको लिबर्टी प्रोवाइड कर सकती है, सेपरेशन ऑफ पावर्स। जब किसी एक इंस्टीट्यूशन के पास पूरी पावर ना हो और आपको देखने को मिले कि एक जो है अगर अपनी पावर को ज्यादा यूज कर रहा है तो दूसरा उसे बिठा सकता है, बैठ जा भाई, सबके पास उतनी पावर है, ठीक है, ज्यादा लोगों की लिबर्टी को मत छीनो। समझे। तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। यहाँ पे आपके लिए मैंने ऐड भी कर दिया है सेपरेशन ऑफ पावर कैसे आपकी लिबर्टी आपको दिला सकती है। बस एक वर्ड से ही आप पूरा समझ जाएंगे कि चेक एंड बैलेंस रहता है, जो मैंने अभी बताया कि भाई बैठ जा बैठ जा, ज्यादा उछल मत, ठीक है, हमारे पास भी वो पावर है, ठीक है। ये ऐसा एक दूसरे को इंस्टीट्यूशंस बोलकर चेक एंड बैलेंसेस प्रोवाइड करते हैं, चेक करते रहते हैं कि कोई अपनी पावर का खनन तो नहीं कर रहा, मतलब कि अपनी पावर का ओवर यूज तो नहीं कर रहा, ठीक है। तो ये चीज आपको जो है, मतलब कि अपनी पावर को यूज करके बाकी की लिबर्टी में खनन तो नहीं ला रहा, ये सारी चीजें वो चेक कर सकते हैं। आई होप आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। बस मेरा कहना यही है, एंशिएंट हिस्ट्री के लेक्चर आ चुके हैं, आप उसे देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। डेली बेसिस पे मैं करंट अफेयर्स कवर कर रहा हूँ, ठीक है, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करता हूँ, आप उसे देख सकते हैं। प्लस करंट अफेयर सेशंस प्लीज ले लीजिए, आपको बहुत ज्यादा हेल्प होगी, ठीक है। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।